हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में अभी भी डाउट्स हो रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देखो। मैंने ये पूरा चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट समझाया हुआ है विथ न्यूमेरिकल्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं इस पर, और थियोरी बेस्ड भी आते हैं। कंसेप्ट बहुत आपका क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, तो ध्यान से समझना है। बुक्स निकाल लो अपने और उसमें से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अंडरलाइन करते चले जाने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजर इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है आज के डे में। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज है हमारी लाइफ में, ठीक है। हर जगह यूज होता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में। What constitutes electricity? How does it flow in electric circuit? What are यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन देते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है। वी आर फैमिलियर विथ एयर करेंट, ठीक है। एयर करेंट, ठीक है, एयर जो विंड चलता है कह सकते हो। वाटर करेंट, ठीक है, जो आप कह सकते हो वेव जो होते हैं वाटर के। वी नो डैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करेंट, ठीक है। जैसे रिवर्स में आपने देखे होंगे, फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स का कह सकते हो क्या है, वो वाटर करेंट है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपको कंडक्टर में फ्लो करे, जैसे किस में, मेटेलिक वायर में, वी से डैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करेंट इन द कंडक्टर। जैसे वाटर करेंट और आपका ये था एयर करेंट, सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक करेंट भी होता है इन द कंडक्टर में। इन ए टॉर्च we know that the cells or a battery when placed in proper order provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow, ठीक है। टॉर्च में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं ताकि आगे आपका टॉर्च ग्लो कर सके, उसके बल्ब ग्लो कर सके। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन, और स्विच जब ऑन रहेगा तभी आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। वाट डज ए स्विच डू, अब स्विच का क्या फंक्शन है, क्या काम है, स्विच से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो ये आपको लाइन याद रखना पड़ेगा कि स्विच का क्या काम है। एक तरह से कंडक्टिंग लिंक है, एक ब्रिज कह सकते हो, ठीक है, जो आपका बैटरी और बल्ब के बीच में होता है। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हो। ये आपका जो क्लोज्ड पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम नेक्स्ट पेज में भी दिया हुआ है, वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नाउ इफ़ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, द बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर किसी कारणवश कह सकते हो कि आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है या स्विच काम नहीं कर रहा है तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब इसका का फॉर्मूला देखा जाए तो करंट के लिए आई से डिनोट किया जाता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो वही इस चीज़ इन्होंने लिखा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्यू हो गया आपका, फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। सर्किट जो होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इजिली मूव कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वही फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. जब इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था उस समय हमें इलेक्ट्रॉन का आइडिया नहीं था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो हमने ऐसा सोचा कि जो
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, उसी के कारण करंट हमारा पास हो रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो हमने इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को ऐसा समझा। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है फ्लो करने का, अगर इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट रहेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, विच आर निगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि इफ़ ए नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। करंट का सिंपल फॉर्मूला दिया है चार्ज और टाइम से रिलेटेड कि चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज के लिए Q वर्ड इन्होंने यूज किया सिंबल। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब उस चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम है, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कह सकते हो आप कि 1 कूलम में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। वी नो डैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेजेज अ नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। माइनस इसलिए भी आप माइनस भी लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज है इसीलिए। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से ही बना सकते हो कि 1 कूलम मीन्स 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। तो वही दिया इन्होंने कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, that is 1A equal to 1C by 1S. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करेंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स। अब करेंट के छोटे छोटे भी क्वांटिटी होते हैं, मिली एम्पियर होता है 10⁻−3, एक माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6। तो दोनों याद रखना है कि करेंट के छोटे क्वांटिटी क्या क्या होता है, तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम इन्होंने दिया है एमीटर। वो क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट ये मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को इन द सर्किट। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो आपका एमीटर होता है जो मेजर करेगा। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये चीज़ याद रखना है कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। अब एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये सीरीज़ और क्या है, ये सर्किट की क्या होता है, वो मैं सीरीज़ के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। पूरा टॉपिक है इस पर कि 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज़ कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अगर क्यों पूछा तो आपको बताना है कि रेसिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है। सोच द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्राइजिंग ए सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड ए प्लग की। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव की होती है और जो छोटी वाली लाइन है वो निगेटिव की होती है बैटरी की। तो पॉजिटिव से ही आपको करंट, ये करंट का डायरेक्शन एरो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो इन्होंने एरो बनाया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। पॉजिटिव की तरफ से एरो निकालना है, यानी करंट आपका इधर से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा वापस। तो ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है सर्किट डायग्राम। उसके बाद जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन दिए हुए उन्होंने, तो क्वेश्चन देख लेना है। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? You would think that a low energy electron would have great difficulty passing through a solid conductor. Inside the solid, the atoms are packed together with a very little spacing between them. अब सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम स्पेस रहते हैं, एटम्स बहुत नज़दीक रहते हैं। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू, बट इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड ईजली। ठीक है, almost as if they were in vacuum. The motion of electrons in a conductor, however, is very different from that of charges in empty space.
तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का और चार्जेस का थोड़ा अलग दिया हुआ है। व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो रहती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से दिया गया। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे 11-12 में ये दिया हुआ है। One can calculate this drift speed of electrons for a typical copper wire carrying a small current and it is found to be actually very small। ठीक है, बहुत कम होता है स्पीड, of the order of 1 millimeter per second। How is then that an electric bulb lights up as soon as we turn the switch off। अब उन्होंने बोला इतना कम स्पीड है तो इतना जल्दी कैसे ऑन हो जा रहा है। It cannot be that a current starts only when an electron from one terminal of the electric supply physically reaches to the other terminal through the bulb, because the physical drift of the electrons in the conducting wire is very slow process। The exact mechanism of the current flow which takes place with the speed of close to the speed of light। अब उन्होंने बोला कि इतनी कम स्पीड होने के बावजूद इतना फास्ट क्यों हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे स्विच ऑन किया लाइट ऑन होगी, तो उन्होंने बोला कि वो बस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। एक्चुअली में जो जब करंट ऑन रहता है तो उसमें स्पीड लगभग लाइट की स्पीड से रहता है। ठीक है, इज फैक्सीनेटिंग बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, तो उन्होंने बस इतना ही ज़रूर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है जब करंट पास होता है। तो ठीक है, दूसरी चीज़ हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ लिया। अब दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या है देखते हैं। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर में। तो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर कैसे फ्लो करता है, अगर ये आप समझ गए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। अब कॉपर वायर को आप टच करोगे तो करंट नहीं लगेगा जब तक उसमें करंट पास ना हो। तो कैसे फ्लो करेंगे, जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अगर एक ट्यूब में आपने वाटर डाल दिया और वो हॉरिजेंटल है तो उसमें फ्लो नहीं होगा, मतलब आप अगर उस थोड़ा सा टिल्ट करोगे, इंक्लाइन करोगे तो ही फ्लो होने वाला है उसका वाटर। If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level। अब आपने क्या किया, एक टैंक में एक पाइप लगा दिया आपने, तो क्या होगा, तो एक हायर लेवल पर टैंक है तो जाहिर सी बात है एक वाटर का प्रेशर बनेगा, सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो ट्यूब के बीच में प्रेशर डिफरेंस बनेगा, तो वह इजीली वाटर एक लेवल पर रखा है, एक हाई लेवल पर रखा है, तो वहाँ से वाटर इजीली उस पाइप के थ्रू पास हो जाएगा, वाटर फ्लो आउट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, इसी तरह से वाटर फ्लो होता है। अब चार्जेस का इन्होंने बोला कि फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। तो वहाँ तो वाटर के केस में ग्रेविटी प्ले कर रहा है, बट यहाँ पे चार्जेस के केस में ऐसा ग्रेविटी कोई प्ले नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे वाटर का प्रेशर से वाटर मूव हो रहा था, उसी तरह चार्जेस को अगर मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए। उसी प्रेशर को नाम दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अलोंग द कंडक्टर दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी। अब ये डिफरेंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वायर में क्रिएट किया जाएगा, तो एक बैटरी के थ्रू। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दोगे वायर में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, पोटेंशियल देखने को मिलता है उस बैटरी का। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स आप कनेक्ट कर सकते हो। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल एक्शन चलते रहता है उनके अंदर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब नॉर्मल से एक बैटरी है, उसके अंदर क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूस चलते रहता है, मूव होते रहती है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current। अब आपने क्या किया, उस बैटरी को वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसको एक पाथ मिल गया, उसको एक लिंक मिल गया कि अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा था, जो भी चार्जेस के रिएक्शन हो रहे थे वो फ्लो कर सके, उसको एक जरिया मिल गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में मेंटेन करना है उसको, उस ऑर्डर का कि हमेशा चार्ज फ्लो होते रहे, तो क्या होगा, तो वो हमेशा अपने अंदर जो भी उसकी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो एक्सपेंड करेगा।
मतलब आपने देखा होगा कि जब आप टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद अचानक से उसकी बैटरी कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन बहुत अच्छे से जल रहा है, दूसरे दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन नहीं। वो 10 दिन अगर उसकी लाइफ है बैटरी की, तो वो 9 डेज एक जैसा ही रोशनी देगा, एक जैसी ही उसकी लाइट होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है बैटरी के अंदर, वो पूरा अच्छे से रिएक्शन चलते रहता है 100%। लास्ट में जाके फिर अचानक से वो कम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ उसने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताया है, कैसा बैटरी में क्रिएट हो रहा है। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैसे वो एक्सप्लेन करना चाहता है। तो उसने बताया क्या कि वो एक पॉइंट से अदर पॉइंट में कैसे जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स कि वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। V इक्वल टू W/Q कि किसी भी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो कितना वर्क डन करेगा और क्या चार्ज है उसके अंदर, अपॉन Q। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब इसका SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा एन इटालियन फिजिस्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि SI यूनिट क्या है, वोल्ट होता है, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other। तो ये अब चीज़ आपको ध्यान में रखना कि 1 वोल्ट भी जैसे 1 एम्पियर पूछ सकता है, कहने का मतलब है उसी तरह 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है। तो 1 वोल्ट के लिए क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो V के जगह 1 वोल्ट डाल दिया, W के जगह 1 जूल डाल दिया और Q के जगह 1 कूलम डाल दिया और इसके अकॉर्डिंग उसने डेफिनेशन क्रिएट कर दी है कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो ये उसका यूनिट भी कह सकते हो आपकी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब करंट को मेजर करने के लिए आपको याद है अभी जस्ट मैंने बताया कि एम मीटर होता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया इन्होंने कि वोल्ट मीटर को कैसे क्या करना है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसी भी सर्किट का तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं सर्किट में, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में। तो दो तरह का कनेक्शन मैंने आपको बताया था, एक कनेक्शन होता है सीरीज जो एमीटर के लिए था, पहले मैंने बता दिया। अब वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है कनेक्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है इसलिए। तो ये भी रीजन याद रखिएगा। उसके बाद इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, एक बार देख लेना है आपको। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें लगती हैं, उसके क्या क्या नाम है, देखते जरा। वी नो डेट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 कंप्राइजेज अ सेल और ये बैटरी कह सकते हो आप, अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है। It is often convenient to draw a systematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या टेबल में दिया हुआ है। ये सारे सर्किट के कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, नाम याद रखने हैं, इनका सिंबल्स भी ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक सेल बोला, सिंगल सेल होता है, ऐसे दिखाते हैं। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे दिखाएंगे। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव के लिए होती है और छोटी वाली लाइन निगेटिव की होती है। तो इस तरह से इन्होंने कनेक्ट किया है बैटरी में, प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ऐसे। ओपन की का दिया है, क्लोज की का दिया, तो ये सारे डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं। वायर ज्वाइंट क्या है, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग है। बल्ब का दिया इन्होंने, फिर रेसिस्टर ऑफ ए रेसिस्टेंस का दिया है, रेसिस्टर कैसा होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का कुछ इस तरह से एरो बनाया रहता है जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं। एम मीटर का दिया है और वोल्ट मीटर का दिया है। तो ये सारे कंपोनेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं,
विथ डायग्राम, कोई भी आपको उठा के पूछ सकता है वो लोग, ठीक है। अब एक लॉ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है ओम्स लॉ, जो कि आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच को बताता है कि क्या है। देखते जरा, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है किसी भी सर्किट में। तो देखते हैं, इन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पे किया हुआ है। इन्होंने इस एक्टिविटी में क्या किया कि सेटअप ए सर्किट इन्होंने बना लिया, नाइक्रोम वायर ले लिया XY लेंथ का से 0.5 मीटर, एमीटर लिया है, वोल्ट मीटर लिया है, कुछ बैटरी लिया है 1.5 वोल्ट का। नाइक्रोम इज एन एलॉय, निकल, क्रोमियम और मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स। ऐसा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि नाइक्रोम क्या होता है, वो पूछा जा सकता है आपसे। अब उसने क्या किया कि फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। पहले एक ही बैटरी को उन्होंने ऐसा कनेक्शन बना के रखा है कि हम एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 बैटरी को कर सकते हैं, 3 बैटरी, ऐसे ऐसे अलग अलग बैटरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि एक के लिए हो सकता है, 2 के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग बैटरी को कनेक्ट कर रहा है तो उनको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एमीटर में अलग अलग रीडिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने सबके लिए लिखा है कि आपने एक कनेक्ट किया तो क्या करंट मेजर हो रहा है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और V/I का रेशियो पूछा है इन्होंने, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है, ये VI ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके लिए, तो नाइक्रोम वायर के लिए। तो VI ग्राफ जब उन्होंने बनाया तो देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। मतलब इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V/I इज ऑब्टेन इन ईच केस, कि लगभग 100% इक्वल नहीं रहेगा। जैसे पहले का मान लो आंसर अगर 6.9 आ रहा है तो दूसरे का 6.12 आ सकता है, 7 आ सकता है, पर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। अगर आप फ्री डायग्राम एक बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन के जैसा आएगा। दस द VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से कह सकते हो क्या कि वो स्ट्रेट लाइन है डेट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। दस V/I इज ए कांस्टेंट रेशियो। तो कह सकते हो क्या कि V/I एक कांस्टेंट रेशियो हमें हमेशा देगा कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट जनरेट होगा, और उसका अगर रेशियो आप निकालोगे तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे 10 वोल्ट है तो 2 एम्पियर मान लेते हैं, तो कितना हो गया 5, कुछ आंसर आएगा 10/2 किया तो फिर 20/4 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो रेशियो रहेगी वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जॉर्ज साइमन ओम, फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट I फ्लोइंग इन ए मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। क्या रिलेशन देखा उसने I और V के बीच में, कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसके, तो करंट के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। अगर V कम कर रहे हैं तो I भी कम हो जा रहा है, V बढ़ा रहे हैं तो I भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादा वोल्ट तो ज़्यादा करंट, कम वोल्ट तो कम करंट। तो इसी रिलेशन को, हाँ यहाँ पे कंडीशन इसने रखा है कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। ये टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखना है ये आगे पता चल जाएगा, बट फिलहाल इस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, इसी लॉ को ओम्स लॉ कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस चैप्टर का पूछा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ओम्स लॉ ने V और I के बीच के रिलेशन निकाला था। उसने क्या देखा था कि जो V है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब V कम होगा तो I भी कम हो जाएगा, और V ज़्यादा हुआ तो I भी ज़्यादा होगा। तो V/I एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। उस कांस्टेंट वैल्यू को इन्होंने R से डिनोट किया था। यहाँ पे R क्या है, तो R एक रेसिस्टेंस वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, V=IR। तो ये एक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, आप बता सकते हो, याद रखना है। R इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर। तो R एक कांस्टेंट वैल्यू है किसके लिए, तो अलग अलग वायर्स के लिए। जैसा भी आप वायर यूज कर रहे हो, आप कॉपर यूज कर रहे हो, एल्युमिनियम यूज कर रहे हो, जो भी आप वायर यूज कर रहे हो, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस। और उसका ये रेसिस्टेंस है उस वायर का। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है। इतना आसानी से चार्जेस को फ्लो नहीं करने देगा, उसको रोकेगा, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। थ्रू इट इट्स SI यूनिट इज ओम। रेसिस्टेंस का क्या होगा, SI यूनिट ओम ही होता है, कि वो साइंटिस्ट के नाम से है। ग्रीक लिटर्स को इसको ओमेगा के जैसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का हिसाब से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो V/I, क्योंकि V=IR था। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट,
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए, तो 1 ओम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ 1 1 है। यहाँ पे देखो उसने डेफिनेशन में के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला भी लिखा कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7, जब ये हमने ये देखा आई इक्वल टू वी बाई आर डेट द करेंट थ्रू ए रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। मतलब कि जो आपका सर्किट में जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। मतलब अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज़्यादा होगा, तो इन्वर्सली है। इफ़ द रेसिस्टेंस इज़ डबल, अगर रेसिस्टेंस हमने डबल कर दिया, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इफ़ द रेसिस्टेंस इज़ डबल द करंट गेट्स हाफ। ठीक है, कि अगर रेसिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो 1/2 हो जाएगा ना, तो इसलिए करंट हाफ हो गया, ये इन्वर्सली है। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस में हमें करंट कम ज़्यादा करने का एक तरीका है, हम रेसिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि कंपोनेंट है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है, मतलब उसको कम ज़्यादा कर सकता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 10 वोल्ट आपने लिया है तो 10 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 1 एम्पियर हम आगे पीछे करंट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए वेरिएबल रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अ डिवाइस कॉल्ड, उसी को कहते हैं रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट का काम ही क्या है कि वो क्या करता है कि करंट को कम ज़्यादा कर सकता है वोल्टेज को विदाउट इफेक्ट किए हुए, इसीलिए उसका नाम है रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट याद रखना है आपको। ठीक है, इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो वो रियोस्टेट करता क्या है, तो वो रेसिस्टेंस के साथ खेलता है, कहने का मतलब आप कह सकते हो। मतलब वो रियोस्टेट का काम ही है कि रेसिस्टेंस कम ज़्यादा कर देना। तो रेसिस्टेंस को कम ज़्यादा कर देगा तो करंट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। वी विल नाउ स्टडी द अबाउट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सर्किट बनाया, एक्स वाई को जगह छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वायर्स लगाएगा, कभी कॉपर लगाएगा, कभी एल्युमिनियम लगाएगा, कभी नाइक्रोम वायर लगाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि आपका कितना करंट पास हो रहा है, एमीटर वो बताएगा। तो वही इन्होंने दिया हुआ है कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग करंट है। वाई डू दे डिफर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, करंट अलग अलग क्यों बता रहा है। तो सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वाइल द अदर्स रेसिस्ट द फ्लो। अब कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, मतलब कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो करंट को ईजिली पास करा दे रहे हैं, कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है उनके नेचर पे, कंडक्टर का कैसा नेचर है, क्या मटेरियल है। वी नो डैट motion of electrons in an electric circuit is constitute an electric current. The electrons however are not completely free to move within a conductor. अब जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 100% ऐसा फ्री नहीं घूमते रहते हैं, कम्प्लीटली फ्री नहीं रहेंगे कंडक्टर के अंदर क्योंकि वो घूमते रहे। दे आर रीस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स, वो अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स के कारण जो बंधे हुए रहते हैं, घूम नहीं सकते हैं। among which they move, thus मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेसिस्टेंस। तो वो जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, कह सकते हो आप, उसी मोशन को हम एक वर्ड दे दिया इन्होंने, रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर रहा है तो रेसिस्टेंस मतलब कम है, ठीक है, रेसिस्ट नहीं करेगा वो लोग। अगर वो लोग अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब रेसिस्ट कर रहे हैं। अ कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर्स ए लो रेसिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर। अब एक ऐसा कंपोनेंट जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत फ्रीली घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रेसिस्टेंस कम होगा और वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट जिसमें एवरेज है उनका मोशन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो हम कहेंगे वो रेसिस्टर है, मतलब उसका रेसिस्टेंस भी एवरेज ही है। A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. अब higher resistance मतलब क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव ही नहीं कर पा रहे, ना के बराबर मूव कर रहे हैं, तो वो पुअर कंडक्टर कहलाता है। और इंसुलेटर क्या होता है, द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेसिस्टेंस। तो इंसुलेटर मतलब जैसे आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गए, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन ना के मतलब नहीं घूमता है, ना के बराबर नहीं घूमता है, कहने का मतलब है।
तो इसलिए उनका हायर रेसिस्टेंस है, करंट लगेगा ही नहीं। आप प्लास्टिक से कुछ भी टच करोगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, वायर को, तो ऐसे ऐसे अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है। सब कुछ डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पर, और रेसिस्टेंस का मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसा फ्लो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, उस हिसाब से रेसिस्टेंस उनका कंपेयर किया जाता है। अच्छे से फ्लो कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या है, कम है, इस हिसाब से। अब इन रेसिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि रेसिस्टेंस अच्छे से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है। तो देखते हैं उन्हें फिर से उन्होंने वही एक्टिविटी दिया, अलग अलग वायर्स लगा के देखा है और एक कंक्लूजन निकाला इन्होंने, क्या कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अगर आपने एक वायर लिया है मान लो 10 सेंटीमीटर का, तो उस समय 2 एम्पियर दिखा रहा था, लेकिन वही वायर अगर 20 सेंटीमीटर का ले लिया, आपने डबल ले लिया, तो वो 1 एम्पियर दिखाएगा। मतलब अगर आपने लेंथ बड़ा कर दिया तो करंट कम दिखा रहा है। तो ये क्या कि लेंथ वायर इज डबल, अगर डबल हो जा रहा है, वायर की लेंथ अगर डबल हो जा रही है तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज, अब एमीटर इंक्रीज हो जा रहा है कब, व्हेन द थिकर वायर इज यूज्ड, ठीक है। पतले वायर की जगह हमने मोटा वायर ले लिया तो वो एमीटर की रीडिंग ज़्यादा दिखा रही है। मतलब मोटा वायर में आपको रेसिस्टेंस कम रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। अब अलग अलग वायर आप लगा रहे हो, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, सेम लेंथ का, फिर भी कंडक्टर एमीटर में अलग अलग दिखा रहा है रीडिंग। तो वही है कि मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन में, सब में अलग अलग रीडिंग दिखाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है। अगर ओम्स लॉ को अप्लाई किया जाए, वी ऑब्जर्व डैट रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तो अभी हमें कंडक्टर किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, आपने मोटा वायर लगाया है या पतला वायर लगाया है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मटेरियल में नेचर में कहने का मतलब है कैसा आपने वायर यूज किया है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्या है। प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट रेसिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे। मतलब वायर छोटा है तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, वायर बड़ा है लेंथ में तो रेसिस्टेंस भी बड़ा होगा। दूसरा जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो लेंथ के मामले में डायरेक्टली है और एरिया के मामले में इन्वर्सली है। इन्वर्स कहने का मतलब है पतला वायर रहेगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है, मोटा वायर रहेगा तो कम रेसिस्टेंस होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मोटा वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस से मूव करने के लिए अच्छे से मूव कर पाएंगे, पतला वायर में कम स्पेस रहता है। तो वही आप लॉजिक समझ सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A, यानी कि रेसिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू डाल दिया रो, तो रो L/A। अब ये रो क्या है, वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये तो पता ही है, कांस्टेंट वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, जिसका नाम है एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो ये रो को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो हर वायर का अपना खुद का रेसिस्टिविटी होगा, कॉपर का अलग रेसिस्टिविटी होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा रेसिस्टिविटी, डिपेंड करता है कंडक्टर पे। द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, इस बात को ध्यान में रखना है, ओम मीटर। जैसे रेसिस्टेंस का सिर्फ ओम होता है, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं या जो एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी लो होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। जिनका रेंज इन्होंने दिया 10⁻⁸ ओम से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको गुड कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻17, ठीक है। जो इंसुलेटर हो गया जैसे रबर हो गया, देखो पॉजिटिव है 10⁻12 है, मतलब करंट पास ही नहीं होगा। बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ओम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था उन्होंने, ये मैंने बोला था ना, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप करंट पास हो रहा है
तो क्या होता है, हीट होने लगती है वायर हीट होती है तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर। नीचे एक टेबल दिया उन्होंने, वही बताया कि आप टेबल पे देख सकते हो कि अलग अलग वायर्स का क्या दिया इन्होंने। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। अब एलॉय के बारे में सबसे अच्छी बात है वो पूछेंगे कि एलॉय हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। तो एलॉय हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होंगे क्योंकि उनकी रेसिस्टेंस बहुत कम है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे हीटर होते हैं तो नाइक्रोम वायर हम लोग यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब में मेटल यूज नहीं कर सकते, सिंगल कोई कॉपर ऐसा यूज नहीं कर सकते, सिंगल मेटल यूज नहीं किया जाता है, इसमें एलॉय यूज किया जाता है क्योंकि एलॉय की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। रेसिस्टेंस बहुत कम होगा तो वो हीट ही नहीं होगा। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता ही होगा कि टंगस्टन यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब जब करंट पास होगा तो वो उसको रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा, जिसके कारण वो हीट हो जाता है और हीट हो जाएगा तो फिर ग्लो करने लगता है। वेयर एज कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे टेबल दिया हुआ है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड दिए हुए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करो, रेसिस्टिविटी पे है, रेसिस्टेंस पे है, न्यूमेरिकल ध्यान से देखो। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ, वहाँ पे हम लोग और भी अलग अलग न्यूमेरिकल्स पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो बाय।